नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुर का सौदा। रविकांत जी आज सुबह सुबह अपने आंगन में बिछी हुई चारपाई पर बैठे हुए न जाने की सोच में डूबे हुए थे। जाने क्या क्या सोच रहे थे। अब रविकांत जी बूढ़े हो चुके थे। अपने पूरे परिवार के साथ गांव में ही रहते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी 75 वर्ष की उम्र में। वैसे तो उनका परिवार पोता पोती और नाती पोतों से भरा पूरा था, लेकिन परिवार सिर्फ कहने के लिए ही था। किसी के पास उनसे बात करने के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं था। केवल कहने मात्र के लिए ही उनका यह परिवार था। परिवार में से उनका अपना कोई नहीं था। और वैसे भी कहते ही हैं कि जब शरीर ही साथ नहीं देता तो फिर और लोगों से उम्मीद ही क्या। जब अपने शरीर के अंग ढीले पड़ जाएं और अपना साथ छोड़ने लगे तो परिवार से भला क्या उम्मीद कर सकते हैं। घर के आंगन में चारपाई पर बैठे बैठे अपने बच्चों को आते जाते देखकर ही समय गुजार लेते थे। दिन भर किसी से भी बातें करने को तरस जाया करते थे, लेकिन बेटा नाती पोतों में से कोई भी उनके पास आकर 2 मिनट के लिए भी बैठना पसंद नहीं करता था। किसी के भी पास उनसे बात करने का समय ही नहीं था कि उनके पास आकर बैठकर 2 बातें कर ले। किसी से अगर वह बात करने की कोशिश भी करते तो दुरकार दिए जाते थे। हर कोई उनसे दूर दूर रहता था, जैसे वह कोई अछूत की बीमारी से ग्रसित हों। आज सुबह सुबह जब श्रीकांत जी सोकर उठे तो उन्हें अपने घर में से रसोई में बने खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। सुबह को हाथ मुंह धोकर सुबह के काम निपटाकर जल्दी से आंगन में आकर बैठ गए। बच्चे भी तैयार होकर अपने अपने स्कूल को चले गए और उनका बेटा भी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला। जब मैंने अपने बेटे से जाते हुए यह पूछा कि बेटे, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, हमारी रसोई से आज बहू ने क्या बनाया है, जरा मुझे बताओ तो। क्या बनाया है हमारी बहू ने? तभी टीटू बोला, अरे पिताजी, जो भी बनाया है थोड़ी ही देर में आपके भी सामने आ जाएगा। आपकी बहू थोड़ी ही देर में आपके लिए भी लेकर आती ही होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपकी बहू आपको भी जो बनाया है खाने को जरूर देगी, इसलिए चिंता मत करो और आराम से बैठ जाओ। ऐसा कहकर उनका बेटा टीटू अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी नौकरी के लिए निकल गया। थोड़ी देर और बीत गई तो भूख से परेशान होकर रविकांत जी अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। कभी उनका अपने घर में इतना हक था कि उस सबसे पहले उन्हें ही खाना दिया जाता था और आस पड़ोस के लोग भी सुबह शाम उन्हें नमस्ते किया करते थे। बेटा बहू भी उनके आगे कभी तेज आवाज में बोलते भी नहीं थे। उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था, जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा तो यह सभी चीजें धुंधली होने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखने लगे तो उन्होंने अपने आप सभी काम अपने बेटे को सौंप दिए। अपने घर की सभी जिम्मेदारियां, सभी लेन देन, सब कुछ अपने बेटे को दे दिया। और एक दिन अचानक उनकी पत्नी भी उनको इस दुनिया में छोड़कर चली गई और वह अकेले ही रह गए। उस दिन के बाद से तो उनका अपने ही घर में और भी मान सम्मान कम हो गया। जब तक उनकी पत्नी उनके साथ थी तब तक वह बड़े ही स्वाभिमान के साथ जी रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी के जाने के बाद उनकी हालत अपने ही घर में बहू के सामने एक भीगी बिल्ली सी हो गई थी। अपनी सासू माँ के जाने के बाद से बहू उनका उतना मान सम्मान नहीं किया करती थी जितना अपनी सासू माँ के सामने किया करती थी। कुछ वर्ष पहले तक तो उनका स्वास्थ्य एकदम सही था और उनके दांत भी एकदम स्वस्थ थे, लेकिन अब तो दांत भी खराब हो गए थे, जिस कारण वह उनसे बादाम मूंगफली जैसी चीज भी नहीं खा सकते थे। दांतों के जाने के साथ ही वह स्वाद भी चला गया था। एक दिन उनका मन किया तो पोती से कह बैठे कि अपनी माँ को कहो कि मेरे लिए 1 गिलास दूध बना कर दे दे। इतना कहने की देर थी कि घर में जैसे आंधी सी आ गई हो। चिल्लाते हुए उनकी बहू कमरे से बाहर आई और कहने लगी, बुढ़ापे में दूध पीकर कहाँ जाओगे? बुढ़ापे की लास्ट स्टेज पर हो, लेकिन खाने पीने का तुम पर भूत इतना सवार है कि जीभ तो जैसे जवान होती जा रही है।
जितना भी बनाकर खिला दो जी भरता ही नहीं है। कब्र में पैर लटके हैं, पर न जाने भगवान के भजन किस उम्र में करने का इरादा है। पास में रहने वाली सविता के ससुर घर के छोटे मोटे काम कर देते हैं, दूध वगैरह भी ला कर देते हैं, बाजार से सामान भी ला देते हैं और घर पर भी हाथ बटा देते हैं। लेकिन यहाँ तो इतना भी सुख मेरे नसीब में नहीं है कि मेरे ससुर भी घर के कामों में मेरा हाथ ही बटा दे। सारे काम मुझे ही अकेले करने पड़ते हैं। सुबह से शाम लगी रहती हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस मेरे ऊपर ही हुक्म चलाते हैं। अपनी कड़वी जुबान से बहू ने इतनी जली कटी सुनाई कि रविकांत जी की दूध पीने की इच्छा ही चली गई। उनका बेटा लंबा चौड़ा शरीर वाला, सुंदर और अच्छी कद काठी वाला था, पर मजाल की पिता को उल्टा सीधा बोलती हुई अपनी पत्नी की तलवार जैसी धार वाली जुबान पर जरा भी अंकुश लगा सके। कभी गलती से ऐसा कुछ कर भी बैठता तो उल्टा खुद ही पत्नी के गुस्से का शिकार हो जाता था और उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाया करता था। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी बहू से खाने को कुछ भी नहीं मांगा। जो कुछ सामने आ जाता तो बेचारे चुपचाप खा लेते थे, नहीं तो भूखे ही रहना पड़ता था। चुपचाप खाने का इंतजार करते करते फिर भूख से बैठे रहते थे। आज तो बहुत देर हो गई थी, बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई। रविकांत जी यह सोच ही रहे थे कि उनकी बहू आई और उनके सामने खाने की थाली को रखकर चुपचाप चली गई, जिसे देखते ही बहुत देर से भूखे बैठे हुए रविकांत जी जल्दी जल्दी से खाना खाने लगे। हालांकि जिस खाने की खुशबू उन्हें अपनी रसोई से आ रही थी वैसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं था, केवल रोटी के साथ रात की बची हुई आलू गोभी की सब्जी थी। लेकिन उन्हें इतनी भूख लगी हुई थी कि वह खाना भी उन्होंने मंदिर के भोग की तरह खाया। रविकांत जी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुके थे, मन ही मन जाने क्या बोलते रहते थे, जाने कौन सी सोच विचार में डूबे रहते थे और सोचते थे कि सच में बुढ़ापा तो साक्षात नरक का द्वार है। अगर मालूम होता कि नरक जाने वाले सभी रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं, ना तो शरीर में पहले जैसी ताकत रह जाती है और ना ही अपने घर में एक फूटी कोड़ी की इज्जत, अपने ही घर में एक कोड़ी का भी मान नहीं रह जाता। रविकांत जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसते तो कभी बदली हुई परिस्थितियों को। इसके अतिरिक्त वह भला और कर भी क्या सकते थे। थोड़ी थोड़ी ठंड भी आनी शुरू हो गई थी तो बदलते मौसम के साथ उन्हें थोड़ी थोड़ी सी खांसी की शिकायत भी होने लगी थी। एक दिन सुबह के समय उन्हें इतनी खांसी होने लगी कि हाल बेहाल हो गए। बेटा, इस खांसी ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है, ऊपर से मैं इतना कमजोर भी हो गया हूँ। लेकिन पापा जी मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, आज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, कहीं मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब ना हो जाए। अपने बेटे को बुलाकर रविकांत जी कहने लगे। तभी उनकी बहू बड़बड़ाती हुई तेजी से कमरे से बाहर आई और बोली, ये सभी बातें बाद में कर लेना, पहले मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमें वहाँ जरूर जाना है। मुझे अपने पिताजी को देखने का बहुत ही मन कर रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। थोड़ी ही देर में बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल को चला गया और रविकांत जी आश्चर्यचकित होकर बस उन्हें ही देखते रह गए। रह रहकर जोर जोर से खांस रहे थे, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं था। उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अपने घर में अपनी चारपाई पर बैठे बैठे बहुत परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वह लेट गए तो थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई, जिससे उनकी खांसी में भी उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। सोकर उठे तो लगभग 4 बज चुके थे, नाश्ता भी अभी तक नहीं किया था। उनकी बहू ने उनके लिए खाना बनाकर रखा होगा तो उठकर ले आता हूँ। यही सोचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो देखा कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वह तो बस ताले को देखते ही रह गए और वहीं बैठकर अपने सर को पकड़कर रोने लगे। हे राम, हे भगवान, हे मेरे मालिक, मैं अब क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे बच्चे घर में ताला लगाकर चले गए हैं, कहते हुए उनका गला सूख रहा था। फिर वहीं वापस आकर अपनी चारपाई पर बैठ गए। तभी उनके सामने से एक कुत्ता रोटी लेकर निकला। उस कुत्ते को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उन्हें चिढ़ा रहा हो। तभी उन्हें ख्याल आया कि मुझसे अच्छा तो यह कुत्ता ही है।
जिसे कम से कम लोग रोटी तो दे ही देते हैं। काफी समय हो चुका था। रविकांत जी कभी हंसने लगते तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगते थे। उनकी बुरी तरह से खांसने की आवाज सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाले गोपीनाथ जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे। कभी कभी वह उन्हें तकलीफ में देखते तो वह उनकी मदद करने के लिए आ जाया करते थे। अपने दोस्त को देखते ही रविकांत जी के सब्र का ठिकाना नहीं रहा और रोने लगे। उनको देखते ही रोकर अपने मन की सारी बातें उन्होंने उन्हें बता दी। अपने प्रिय दोस्त की हालत को देखकर गोपीनाथ जी का कलेजा कांपने लगा और अपने घर जाकर रविकांत जी के लिए खाना लेकर आए। अपनी हालत पर रविकांत जी आज जमीन में गड़ गए थे। वे खुद को बहुत ही लाचार समझ रहे थे और उन्हें अपने आप पर शर्म आ रही थी, क्योंकि वह अपने आप को इस स्थिति में देख रहे थे कि आज उन्हें खाने के लिए भी अपने दोस्त को कहना पड़ रहा है। परंतु भूख इतनी लगी थी कि आत्मसम्मान को एक तरफ रखकर भोजन करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके पास बैठकर उनके दोस्त गोपीनाथ जी के सामने ही रविकांत जी की खांसी फिर से शुरू हो गई। वे अपनी जेब टटोल कर देख रहे थे तो खांसी की दवाई लाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। वे सोच रहे थे कि किसी आस पड़ोस वाले से कहकर अपनी दवाई मंगवा लेंगे। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। बाहर एक रद्दी वाला आवाज लगाता घूम रहा था, रद्दी दे दो, पुराना लोहा दे दो। इस तरह की आवाज उनके कानों में जैसे ही पड़ी तो अपने घर में रखी हुई कुछ पुरानी रद्दी और न्यूज़पेपर और कुछ पुरानी किताबें देखकर सोचने लगे। तभी वह जल्दी से उठकर जल्दी से बाहर गए और उस रद्दी वाले को बुलाकर ले आए और उसे घर के कोने में पड़ी हुई उस बेकार रद्दी के सामान को तोलने के लिए कहा। रद्दी वाला अंदर जाकर सामान को तोलने लगा। उस सभी खराब सामान के उन्होंने 200 रुपए बताए। रद्दी वाले ने कहा, बाबा जी यह सभी सामान सिर्फ 200 रुपए का ही है, इससे ज्यादा पैसे मैं इस खराब सामान के नहीं दूंगा। तो रविकांत जी खुश हो गए कि चलो इतने में मेरी दवाई का काम तो हो ही जाएगा। रद्दी वाला पैसे दे ही रहा था कि इतनी ही देर में उनके बेटा बहू भी आ गए। जब तक रद्दी वाला रविकांत जी को पैसे दे चुका था, यह सब देखकर उनकी बहू गुस्से से तिल मिलाकर अपने ससुर जी से कहने लगी, अच्छा जी अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगे हैं। ऐसा कहते ही उसने अपने रविकांत जी के हाथों से सारे पैसे छीन लिए। फिर रविकांत जी बोले, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और दूसरा मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मुझे खांसी जोर जोर की हो रही थी। खाना तो मुझे पड़ोस में रहने वाले मेरे मित्र गोपीनाथ जी ने खिला दिया था, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि रद्दी को बेचकर ही कुछ पैसे मिल जाएंगे और अपनी दवाई मंगवा लूँगा। कहते हुए रविकांत जी की आवाज़ बहुत ही रूखी रूखी सी लग रही थी, लेकिन ना तो उनके बेटा और बहू को उन पर कोई तरस आया। ऊपर से उनका बेटा बोला, पिताजी अगर खाना नहीं मिला था तो कौन सी आफत आ गई थी जो आप पड़ोसियों से खाना मांगने के लिए निकल गए। पड़ोस में खाना मांगने की क्या जरूरत थी। अपने बेटे की बातों से रविकांत जी का दिल टूट गया, लेकिन बहू तो अपने पति से 4 कदम आगे निकली। रद्दी वाला जैसे ही पीछे मुड़ा और सारी रद्दी को उठाकर जाने लगा, तभी बहू रद्दी वाले से बोली, अरे भैया रद्दी के अलावा और कुछ भी खरीदते हो क्या। जाते जाते रद्दी वाला रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो और वह रविकांत जी की बहू से बोला, जी मैडम जी सभी बेकार सामान ले लेता हूँ, हमारा तो काम ही यही है हर तरह का बेकार सामान खरीदने का। बताइए और क्या सामान है, कितना रद्दी और पड़ा है, जरा दिखाओ तो। तभी उनकी बहू ने रविकांत जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से यह है, बेकार का सामान भी ले जाओ। इतना सुनते ही रविकांत जी का कलेजा कांप उठा। अगर आप यह रद्दी सामान ले जाओगे तो आपकी हम पर बहुत बहुत मेहरबानी होगी। यह सभी बातें सुनकर उस रद्दी वाले के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतनी बात सुनते ही रद्दी वाले के हाथ से वह सभी रद्दी नीचे छूट गई। वह कभी हैरान होकर वहाँ खड़े हुए रविकांत जी को देख रहा था तो कभी उनके मासूम से चेहरे पर आई झुर्रियों को देख रहा था।
रविकांत जी, जिनका चेहरा मासूम, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था, और कभी वह रद्दी वाला उनकी बहू की ओर हैरानी से देखता। उनकी बहू उल्टा सीधा बोले जा रही थी और उसकी नज़रों से रविकांत जी के लिए आज आज एक आत्मसम्मान निकल रहा था। और फिर हाथ जोड़ते हुए वह रद्दी वाला कहने लगा, भाभी जी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? यह आपके पिताजी हैं, यह कोई रद्दी नहीं है। आप उनके बारे में यह कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो रद्दी का सामान ही खरीदता हूँ, लेकिन यह तो एक जीते जागते हमारे पिता के समान एक इंसान है। मैं इनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ऐसा कहते हुए रविकांत जी को शर्मिंदे की नज़र से देखते हुए वह रद्दी वाला वहाँ से अपनी रद्दी उठाकर चला गया। उधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन रविकांत जी अभी तक अपने बेटे और बहू की बातों से उबर ही नहीं पाए थे और वह बहुत दुखी थे और बहुत हैरान भी। उन्हें अपने कानों पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं। आज तक तो वह सोचते थे कि बेटा बहू नादान है और नादानी में उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन आज तो सभी हदें पार हो चुकी थी। उस समय उन्होंने कुछ न कहना ही जरूरी समझा, लेकिन मन में उनके बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। रात हो चुकी थी, खाने की थाली उनके सामने पड़ी हुई थी, लेकिन भूख तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। जाने उनसे भूख कोसों दूर चली गई हो। रह रहकर रद्दी वाले के शब्द ही उनके कानों में गूंज रहे थे। रविकांत जी ने अपने खाने की थाली को उठाकर अपनी चारपाई के नीचे रख दिया और थोड़ी देर में ही उनके पास एक कुत्ता आया। उसमें से रोटी को उठाकर ले गया। कितने कमाल की बात है, मेरा बेटा बहू कैसे हो गए हैं, कुत्ते को भी रोटी दे देते हैं लेकिन अपने पिता को नहीं। रविकांत जी सोचने लगे। फिर वह अचानक से उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना कुछ जरूरी सामान एक बैग में डाल लिया और रात बीतने का इंतजार करने लगे। बैठे बैठे जाने क्या सोचने लगे। सुबह होने से पहले ही अंधेरे अंधेरे में बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से बाहर चले गए। इस घर में अपमान से अच्छा अपमान का घूंट पीकर तो वक्त की रोटी भी तरस जाने से तो अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम ही चला जाऊं। सोचते सोचते उनके कदमों की गति तेज होने लगी। जैसे ही गांव से बाहर पहुंचे तो और असमंजस में पड़ गए कि कहां जाया जाए। वे सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी पास से गुजरते हुए एक आदमी से रविकांत जी पूछने लगे, भाई एक बात तो सुनिए, यहाँ आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? अगर हो तो इस बूढ़े लाचार को उस वृद्धाश्रम तक छोड़ दो, तुम्हारा बहुत बहुत मेरे ऊपर उपकार होगा। यह कहते उनका गला भराया। रविकांत जी की आवाज़ सुनकर वह आदमी पीछे मुड़ा और उन्हें ध्यान से देखने लगा। रविकांत जी ने देखा कि यह तो वही आदमी है जो कल उनके घर रद्दी खरीदने आया था, जिनके सामने उनकी बहू ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। अरे बाबा जी, आप यहाँ पर इस हालत में और इतने सवेरे सवेरे कहाँ घूम रहे हैं और वृद्ध आश्रम क्यों जाना चाहते हैं? हैरानी से रद्दी वाले ने पूछा तो रविकांत जी की आंखों में आंसू आ गए और केवल इतना ही बोल पाए कि सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उसी के ऊपर लगा दी। जो थोड़ी मेहनत की अपने बेटे के लिए, आज वही बेटा जब बुढ़ापे में तो वक्त की रोटी भी ना दे पाए तो क्या फायदा ऐसे बेटे के साथ रहकर। इससे बेहतर तो कि वृद्धाश्रम ही चला जाऊं। इतना कहते हुए रविकांत जी फूट फूट कर रो पड़े। रविकांत जी की ऐसी हालत को देखकर रद्दी वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। चलो मैं आपको ले चलता हूँ। उधर से भरे शब्दों में रद्दी वाला उन्हें अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया। रास्ते में भी वह लगातार खांसी ही करते जा रहे थे। जैसे वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचे और रद्दी वाला उन्हें छोड़कर जाने लगा, तभी न जाने उसके मन में क्या आया कि वापस उनके पास आ गया और बोला, बाबा जी एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब से होश संभाला है मैंने अपने आप को अनाथ ही पाया है। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मुझे उनकी सेवा का मौका नहीं मिला। मैं पूरी उम्र उनकी सेवा का मोह पाना चाहता था, लेकिन मैं पूरी उम्र ही अपने माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी घर परिवार मिल जाएगा और मुझे भी मेरे पिता का साया मिल जाएगा।
रद्दी वाले की बात को सुनकर रविकांत जी हैरान रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा आज तो तुम यह बात कह रहे हो, परंतु अगर कल को मैं तुम्हें बोझ लगने लगूं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तभी रद्दी वाला बोला, अरे नहीं नहीं बाबा जी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। परंतु रविकांत जी कहने लगे, नहीं नहीं, तुम मुझे वृद्ध आश्रम ही छोड़ दो, यही मेरे लिए ठीक है। तभी रद्दी वाला हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, बाबा जी, माता पिता का साया कितना बड़ा आशीर्वाद है, यह तो केवल मेरे जैसा एक अनाथ ही जान सकता है। और फिर बोला, बाबा जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम मोनू है। जब मेरी उम्र 12 साल की थी तब मैं भीख मांगा करता था। मुझे भीख मांगता देख आपने मुझे अपने पास बुलाया और यह समझाया था कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है, मुझे जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए और भीख मांगने में कोई आत्मसम्मान नहीं है। तुम बच्चे हो और तुम कुछ कर सकते हो, तो तुम अपना कोई काम शुरू करो और यह भीख मांगने के काम को छोड़ दो। ऐसा कहते हुए आपने मुझे 2000 रुपए दिए थे और कहा था कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करो, लेकिन अब कभी भी जीवन में भीख मत मांगना दोबारा। और बाबा जी, आपकी इस सीख ने मेरा जीवन ही बदल डाला है। आज मैं अपनी जिंदगी में आत्मसम्मान से जी रहा हूँ, जो केवल आपके ही कारण। बाबा जी, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका जरूर दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए मोनू उनके पैरों में गिर गया। तभी रविकांत जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और मोनू के साथ उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मोनू ने उन्हें अपने घर में पड़ी हुई चारपाई पर बैठाया और अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाकर ले आया। रविकांत जी से मिलवाते हुए कहने लगा कि देखो, यह मेरे बाबा जी हैं, इनके मुझ पर बहुत ही एहसान है और आज से यह हम लोगों के साथ ही हमारे इसी घर में रहेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी रेखा को बाबा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। थोड़ी ही देर में मोनू अपनी पत्नी के पास रसोई में आया और उसे रविकांत जी की सारी कहानी सुना दी। उनकी सारी बातें सुनकर मोनू की पत्नी को भी बहुत ही दुख हुआ। तभी मोनू बोला, रेखा, बस एक चीज का खास ख्याल रखना कि मेरे बाबा जी को यहाँ कोई भी तकलीफ ना हो। मोनू की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, अपने पति को आज सुबह ही कहने लगी, अब आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। वे दोनों थोड़ी देर में बाबा जी के लिए खाना लेकर आ गए और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। थोड़ी ही देर में मोनू भी उनकी खांसी की दवाई लेकर आ गया। अगले दिन जब रविकांत जी सुबह सवेरे उठे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मोनू ने उनके नहाने की सारी व्यवस्था पहले ही कर दी थी और बाजार जाकर उनकी जरूरत का सभी सामान भी खरीद कर ले आया था। मोनू को अपनी सेवा करता देखते ही वे देखे ही जा रहे थे। सुबह के समय उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो मोनू उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो बाबा जी, यह अखबार पढ़ लो। अखबार को देखते ही रविकांत जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें अखबार पढ़ना बहुत ही पसंद था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बैग में से एक चश्मा निकाला तो मोनू ने देखा कि उनका चश्मा टूटा हुआ था और उन्हें उस चश्मे से अखबार पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। काम पर जाने से पहले मोनू ने बाबा का टूटा हुआ चश्मा भी अपने हाथ में ले लिया और जब शाम को घर लौटा तो वैसा ही चश्मा बनवा कर ले आया और रविकांत जी को देते हुए बोला, बाबा जी, अपना चश्मा, अब आपकी अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका नया चश्मा ले आया हूँ। चश्मा देखते ही रविकांत जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अचानक अपने अतीत की वह सब बात याद आने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को टूटा हुआ चश्मा ठीक करवाने को बोला था और बेटे बहू ने उन्हें इतनी बातें सुनाई थी कि उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मे का जिक्र तक नहीं किया था उन्होंने, और उनकी हिम्मत भी नहीं हुई थी। आज अपना नया चश्मा देखकर वे मोनू को बड़े प्यार और सम्मान भरी नज़रों से देखने लगे। उन्होंने मोनू को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। रात को मन से रविकांत जी के लिए अक्सर कुछ समय जरूर निकालते थे और उनके पास आकर बैठ जाया करते थे और उनके पैर दबाने लगता था। एक बार पैर दबाते हुए मोनू ने रविकांत जी से पूछा, बाबा जी, आप यहाँ खुश तो हैं ना?
आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? रविकांत जी ने कहा, अरे बेटा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ। यह सब सुनकर मोनू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और संतुष्टि के भाव से बाबा का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, बस बाबा जी, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तभी रविकांत जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे इतना अच्छा जीवन भी नसीब होगा और जीवन के अंतिम पड़ाव में मुझे ऐसा बेटा भी मिल जाएगा जो मेरा अपने आप से भी ज़्यादा ख्याल रखे। सच कहूँ तो यह सब मुझे किसी सपने की तरह ही लग रहा है। मैंने अपने बेटे के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे बेचने तक को तैयार हो गए थे और तुमने अपने घर पर लाकर मुझे इतना मान सम्मान दिया है और इतनी खुशी दे डाली जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसा कहते हुए रविकांत जी उठकर बैठ गए और फिर अपना बैग खोलते हुए बोले, बेटा, आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही अचानक मोनू चौंक गया और बोला, क्या देना चाहते हैं बाबा जी आप मुझे? रविकांत जी ने बैग में से कुछ कागजात निकाले और मोनू के हाथ में देते हुए कहा, अब से यह सब तुम्हारा है। तो मोनू हैरानी से बोला, यह क्या है बाबा जी, और यह आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो रविकांत जी बोले, बेटा, यह मेरी जमीन और घर के कागजात हैं। अब मैं यह सब तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनते ही मोनू ने वह सभी कागजात रविकांत जी के हाथ में वापस थमा दिए और बोला, नहीं नहीं बाबा जी, मैं यह सब नहीं ले सकता। पहले से ही आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आप ना होते तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता और आपके आशीर्वाद से आज मेरे पास सब कुछ है। फिर रविकांत जी बोले, बेटा, अपने बेटे के साथ रहकर तो मैं पल पल बड़ी मुश्किल से काट रहा था। कई बार मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन तूने पल पल मरते हुए इस बूढ़े को एक नई जिंदगी दी है। अपनी सेवा से इस बूढ़े आदमी के शरीर में फिर से जान डाल दी। और बेटा, आज तो मुझे अपनी ज़िंदगी से भी प्यार होने लगा है। तुम कल ही जाकर किसी अच्छे से वकील को बुला कर ले आना। मैं जल्द से जल्द यह काम करना चाहता हूँ। मोनू ने लाख मना किया, लेकिन रविकांत जी नहीं माने और आखिरकार रविकांत जी की जिद के आगे मोनू को घुटने टेकने ही पड़े और रविकांत जी ने अपना मकान और सारी जायदाद मोनू के नाम पर कर दी। कोर्ट की तरफ से भी रविकांत जी के बेटे और बहू को मकान खाली करने का नोटिस आ चुका था। उनके बेटा बहू जो पिता के जाने के बाद से अब यही सोचकर खुश हो रहे थे कि चलो मुसीबत टल गई है, मुसीबत से पीछा छूटा। आज कोर्ट का नोटिस देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। वह उनका बेटा मदद मांगने के लिए पड़ोस में रहने वाले गोपीनाथ जी के पास आया। वह मदद के लिए कभी गोपीनाथ जी के पास जाता तो कभी गांव के सरपंच के पास, लेकिन जैसे ही गोपीनाथ जी को रविकांत जी के बेटे बहू के कारनामे के बारे में पता चला तो गोपीनाथ जी ने भी यह कहकर उनके बेटे को खूब फटकार लगाई, जो बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी मान सम्मान से ना दे सके तो उस बेटे को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भी कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। गोपीनाथ जी उनकी मदद करने को तैयार न हुए तो वह दौड़ा दौड़ा अपने गांव के प्रधान के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा और अपने प्रधान की मदद से रविकांत जी को खोजते खोजते अपने पिता के पास पहुंच गया। उस समय रविकांत जी चारपाई पर बैठकर बहुत ही सुकून के साथ खाना खा रहे थे और भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो बिना बताए ही आप हमें अकेला छोड़कर घर से चले आए? हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आप घर से चलते बने और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हमसे बात तक नहीं की। क्या आपको मालूम भी है कि हम कितने परेशान हो गए थे? नाटक करता हुआ उनका बेटा बोला। तभी प्रधान जी रविकांत जी के पास चारपाई पर बैठते हुए बोले, रविकांत जी, अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो क्या कोई बात हो जाती है तो अपने घर को ऐसे छोड़कर थोड़े ही ना चले आते हैं, और अगर जाना ही था तो किसी रिश्तेदार के घर चले जाते। आप यहाँ इस रद्दी वाले के घर आकर क्यों बैठ गए हैं? गुस्से में आकर उनका बेटा बोला। तभी तो रविकांत जी प्रधान जी से बोले, मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया था उसे मैं
दुश्मन दिखाई देता हूँ, और जिसको तुम लोग रद्दी वाला कह रहे हो उसका मैं कौन लगता हूँ। मेरी अच्छी सेवा कर रहा है, ना तो खाने पीने की कोई कमी है और ना ही मान मर्यादा की। और उसकी पत्नी सारा दिन हंसी खुशी से मेरा काम करती रहती है, मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था, ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ पसारने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया। मुझे रोटी खाने के लिए सुबह से शाम इंतजार करना पड़ता था और हजार बातें सुनाई जाती थी। मेरी तबीयत खराब हो जाने पर भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ उसके मायके चला गया और बाहर से ताला लगाकर चला गया। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि घर में एक बूढ़ा पिता भी है तो उसे भूख भी लग सकती है। पीछे से उसकी क्या हालत होगी, वह रोटी कहाँ से खाएगा। पड़ोसी ने आकर खाना दे दिया तो मेरे इस प्यारे सुपुत्र को, उसकी इस धर्म पत्नी को यह भी अच्छा नहीं लगा। और जब मैं अपनी खांसी की दवाई के लिए रद्दी वाले को रद्दी बेचना चाहा तो बहू ने मुझे हजार बातें सुनाई और मुझे जो पैसे मिले थे वह भी छीन लिए, जो रद्दी बेचकर मैंने लिए थे। और उसकी धर्म पत्नी ने तो मुझे भिखारी भी कह दिया था। और बहू ने अपनी अच्छी जुबान से जो खरी खोटी सुनाई, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि यह ज़मीन अभी इसी समय फट जाए और मैं सीता माता की तरह उसी ज़मीन में समा जाऊं। इतनी बातें सुनते ही प्रधान जी रविकांत जी के बेटे बहू को संकोच भरी नज़रों से देखने लगे। तभी उनका बेटा और बहू पिता के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन अब आप अपने बेटा बहू के साथ ही रहेंगे। अब आप अपने बेटा बहू के साथ घर चलो। कौन बेटा और कौन सी बहू? अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर नहीं होता और किसी और के घर पर नहीं रहता, किसी दूसरे से अपनी सेवा न करवाता, किसी दूसरे के घर में अपना बुढ़ापा नहीं गुजार रहा होता। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमारे बारे में भी तो जरा एक बार सोचिए। आपने तो सारी जमीन जायदाद, यहाँ तक कि हमसे हमारा घर भी छीन लिया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? रोते हुए बेटे ने कहा। तो रविकांत जी बोले, चाहे लाख आंसू बहा लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। और शुक्र मानो कि मैंने अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम की है, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं देनी चाहिए। अरे मेरा तो अपना खून ही पराया निकला और परायों ने मुझे सहारा दिया और इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी। मेरा बेटा, अब तो तुम्हारे साथ वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उनकी बहू गुस्से से बोली, पिताजी, जिन्हें आप अपना मान कर बैठे हैं वह आपसे नहीं आपकी प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं। देख लीजिए, एक दिन आपको पछताना जरूर पड़ेगा। इसी समय मोनू, जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उनके पास आया और बोला, बाबा जी, आपकी जायदाद में से मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए। ऐसी जमीन मेरे किस काम की? मैं भले ही रद्दी का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सिर्फ बड़े बुजुर्गों की और उनके आशीर्वाद की कमी थी, और आपके आने से वह भी कमी अब दूर हो गई है। ऐसा कहते हुए मोनू की आंखें भर आई थी। इतनी बात सुनते ही प्रधान जी भी उठ खड़े हुए और बोले, रविकांत जी, आपने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल ही सही है। अगर आपने बेटों के होते हुए माँ बाप को यह दिन देखना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा बेटा होने से? मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत ही अच्छे से रहोगे। ऐसा कहकर प्रधान जी वहाँ से चले गए और रविकांत जी के बेटा बहू भी मुंह को लटका कर वापस लौट आए। उन्होंने अपना मकान और ज़मीन, सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली और उनके बेटा बहू को घर भी खाली करना पड़ा। अब तो उनकी दुकान भी ठप हो गई थी और वह खुद एक किराए के घर में रहा करता था, और उसकी जो नौकरी थी वह भी छूट गई थी। अपने किए गए कर्मों के लिए हर पल पछता रहा था। अब रविकांत जी हंसते मुस्कुराते अपने बेटे मोनू के साथ ही रहने लगे थे, और मोनू ने अपने कहे अनुसार उनकी बहुत अच्छे से सेवा की और उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। रविकांत जी अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे। समय पर खाना दिया जाता था और समय पर उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती थी।
मोनू और उसकी पत्नी रविकांत जी का बहुत ख्याल रखते थे। खाली समय में उनके साथ बैठकर समय भी बिताया करते थे और उनके बच्चे भी उन्हें दादाजी ही कहते थे। अब रविकांत जी को बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह अपने सगे बेटे के साथ रहते हैं या फिर वह किसी ऐसे के साथ जिसे उनका खून का रिश्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े मान सम्मान और बड़े सुकून से अपने बेटे के साथ रहते थे और अपने जीवन में अब वह बहुत ही खुश थे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जीत मेरी तो जीत वह मेरे माता पिता की होगी, हार उनकी तो वह कमी मेरी होगी। मत करना कमी तो पछताओगे तुम, फिर जहां में निकल नहीं पाओगे तुम। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।